तो हेलो बच्चों, हम आज वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि सर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाओ, तो हम वेव ऑप्टिक्स चालू कर रहे हैं। हम अभी कंसिडर कर रहे हैं जो बच्चे अभी फेब में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हम जो भी कमेंट में बच्चे हमें क्वेश्चंस करेंगे या फिर पूछेंगे कि सर ये टॉपिक पढ़ाओ, तो हम उसका वीडियो तुरंत लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तो सभी बच्चों को फिर से बेस्ट लक, अच्छे से पढ़ाई करो और आपको जो भी डिफ़िकल्टी जा रही है बच्चों, आप कमेंट्स में लिखो, हम वो आपकी डिफ़िकल्टी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो पहले वेव ऑप्टिक्स के लिए आप पीछे मत देखो, अब यहाँ सामने कॉन्सेंट्रेट करो मुझ पर। मैं आपको इसके सारे कंसेप्ट डिटेल में समझा दूंगा, आपको रटने का काम नहीं पड़ेगा। चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चों समझ लो कि वेव ऑप्टिक्स है क्या। वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या करना है, जो लाइट का नेचर है, लाइट का नेचर है, हमें वो स्टडी करना है। आपको लाइट का नेचर अगर पता चल गया तभी आप वेव ऑप्टिक्स को जान पाओगे। तो बच्चों हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिए हैं वेव ऑप्टिक्स को। तो वेव ऑप्टिक्स बोले हमने कि ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स एक ब्रांच है विच यूज अ वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल फिनोमिना। तो हमें ऑप्टिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों लाइट के बारे में जो थ्योरी आई थी हमारे पास, वो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी थी। इस पे भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, सिंगल मार्क, डबल मार्क। तो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी क्या थी? तो न्यूटन ने कंसिडर किया था कि लाइट में पार्टिकल्स हैं, कार्पस्कल्स हैं। हाँ, उसको दिखे थे लाइट में पार्टिकल्स, तो लाइट में पार्टिकल्स हैं, उसको उसने नाम रखा था कार्पस्कल। अब कार्पस्कल नाम उसने इंट्रोड्यूस किया है इसलिए रख दिया। अब कार्पस्कल क्या थे? तो न्यूटन ने बताया था कि कार्पस्कल जो है वो रिजिड है, इलास्टिक है और मासलेस है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूटन बोल रहा है कि वो रिजिड भी है, वो इलास्टिक भी है और मासलेस भी है। और उसने बताया है, और ये पार्टिकल कंसिडर करके भी उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। उसने बताया था कि ये पार्टिकल जब एक आधे वॉल पे जाते हैं तो उनका इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन होने के बाद वो रिटर्न आते हैं, हो गया रिफ्लेक्शन भैया। और रिफ्रैक्शन भी ऐसे बताया था कि वो पार्टिकल से टकराते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन बदलती है और वो रिफ्रैक्शन हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ आपको भी लग रहा है कुछ भी है, गलत है, बोलो कंसिडरेशन थे उसके। तो बच्चों फिर ये जो है उसने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो ये कार्पस्कल है इनकी साइज शेप अलग अलग होती है, और इसी के बेसिस पे उसने बताया कि लाइट के कलर डिफरेंट है। अगर येलो कलर है या फिर ग्रीन कलर है या फिर कोई भी कलर हो, तो वो कार्पस्कल के शेप के अकॉर्डिंगली है। तो बच्चों ये जो है ना, ये तो ठीक है, पर एक और इम्पोर्टेंट बात न्यूटन ने बताई थी कि अब वो उन्हें बोला है कि मीडियम तो चाहिए भैया, क्योंकि पार्टिकल से पार्टिकल टकराएगा तभी तो सब होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अलाउड कहाँ होगा? डेंसर मीडियम में। तो न्यूटन बोल रहा है कि भाई डेंसर मीडियम तो बहुत सुटेबल है लाइट के लिए, क्योंकि यहाँ ही तो है पार्टिकल्स, यहीं तो होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो उसने फिर बता दिया कि लाइट की जो स्पीड है ना वो डेंसर में ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स मिल रहे भी उसको। पर यहाँ सारे लोग थोड़ी चुप बैठने वाले बच्चों, आप चुप हो। पर फोकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट खड़े हुए और बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, लाइट की जो स्पीड है ना वो तो रेडर मीडियम में ज़्यादा है और डेंसर में कम है। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हुई, इसने ना जो हमारा रिफ्लेक्शन भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं प्रॉपरली ना, इन्होंने इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन का तो नाम भी नहीं लिया, पोलराइजेशन का नाम नहीं लिया, तो ये थ्योरी रिजेक्ट हुई। तो फिर आए हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे क्रिश्चियन हाइजन। तो हाइजन बताए भैया न्यूटन तो फेल हो गए, हम है ना। तो क्रिश्चियन हाइजन बता रहे कि लाइट में कुछ पार्टिकल नहीं है, ये तो एक वेव है भाई। तो थोड़ा सा ये भी शुरुआत में बोल चुके थे कि भाई लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव है, पर लेटर ऑन करेक्ट किया इन्होंने कि नहीं, लाइट है ट्रांसवर्स वेव है, बिल्कुल है ट्रांसवर्स वेव लाइट। तो लाइट जो है भैया, अब ये कैसे क्या ट्रैवल करती है, क्या है इसके प्रॉपर्टीज, सारे हम जानेंगे। यही हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो ये हाइजन वाला काम है ना, ये आधा चैप्टर चलने वाला है हमारा। तो हाइजन ने बताया कि लाइट जो है ना वेव है, और बच्चों इसने प्रूफ भी किया है कि रेडर मीडियम में ही ज़्यादा है भैया, डेंसर में कम है। एक गलती कर दिया इन्होंने भी, इसने बोला है कि लाइट को पास होने के लिए मीडियम चाहिए। और उनको पूछा गया फिर भाई यहाँ वैक्यूम हवा में कहाँ मीडियम है हवा में, तो इन्होंने बता दिया खुद, एक कहानी बना दी भैया
कि यहाँ भी एक मीडियम है, तो कहाँ है, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा ट्रांसपेरेंट है, कहाँ है भाई, लग तो नहीं रहा, तो ये मासलेस भी है, अच्छा ट्रांसपेरेंट भी है, तो ये है क्या फिर, तो उसने बताया कि ये ईथर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है गैसेस स्टेट में, मतलब उसको नाम रख दिया इन्होंने लुमिनिफेरस ईथर मीडियम। ये एक हाइपोथेटिकल है भैया। तो जैसे इन्होंने बताया तो उठ गए फिर दो साइंटिस्ट फिर से, जिनका नाम था भैया माइकलसन और मोरले। तो ये जो दो साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने बता दिया कि नहीं, ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट में नहीं है, पर ये रिजेक्ट नहीं हुए। इन्होंने जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट जो हमें समझाए ना, वो बहुत अच्छे समझाए, और उन्होंने उसका राइट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो बच्चों, और हम जानेंगे हम कि इन्होंने कैसा क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में हमें बताया। तो इनका एक प्रिंसिपल भी आने वाला है, जैसे रिजेक्ट नहीं हुई। तो अब देखेंगे हम हाइजन का प्रिंसिपल। तो उसके पहले बच्चों आप समझ लो कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी क्या है, तो आपको एक दो पॉइंट लिख के आना चाहिए कि उसने कार्पस्कुलर को क्या बोला था, उसके कलर कैसे है, कौन से मीडियम में कैसा है, आप लिख लो। ड्रॉबैक बोला तो आपको पता है कि उसने डेंसर में ज़्यादा बोल दिया, ठीक है नहीं, इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, आप लिख के आ जाना बिल्कुल, अगर पूछा तो एक मार्क के लिए। वैसे ही आप हाइजन थ्योरी पूछ ले तो आप लिख के आओगे, उसने वेव बोला, और लाइट के जो डिफरेंट कलर्स है वो वेवलेंथ के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, ये भी आप लिख सकते हैं पॉइंट। और इसने रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया। ड्रॉबैक में आप लिख सकते हो कि लुमिनिफेरस ईथर मीडियम बोल दिया, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये होगा बच्चा हमारा एक एक्सप्लेनेटरी पार्ट इस चैप्टर का। अब शुरू करते हैं हमारे पहले हम टॉपिक से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। तो क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों इस पे कि व्हाट इज प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। तो बच्चों व्हाट से क्वेश्चन आया तो आप समझ जाओ कि ओनली डेफिनेशन नहीं लिखना है, डिफाइन बोला है तो भैया डेफिनेशन। आप नहीं, आप होशियार बच्चों, कुछ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो डिफाइन पूछा तो ओनली डेफिनेशन लिखना है। यहाँ सिर्फ डिफाइन है, एग्जाम्पल भी नहीं पूछा है आपको उसने, ओनली डेफिनेशन से मतलब है भैया उसको। वर्ड से पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, तो यहाँ ओनली डेफिनेशन से काम जमेगा नहीं, आप समझ लो इतनी बात। तो भैया वर्ड से पूछा है तो डेफिनेशन के साथ हमें कुछ और भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, आप उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लो अगर आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है तो। यहाँ डिफाइन नहीं पूछा है, आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, जो खुद ही लाइट तैयार करते हैं, अपना खुद का भैया, हम नहीं किसी पर डिपेंड, खुद का लाइट खुद ही तैयार करेंगे। अच्छा हम खाना बनाएंगे, हम ही खा लेंगे भाई, ऐसा मत करो, अभी एग्जाम टाइम है, आपके मम्मी बना के देंगे आपको। तो यहाँ प्राइमरी सोर्सेस जो है बच्चों, वो क्या है कि जो खुद का लाइट जो है ना खुद ही तैयार करते हैं। अब खुद कौन तैयार कर रहा है भाई, कुकिंग नहीं है, स्टार देखो वहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं और लाइट क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो ये खुद ही तैयार है, ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब किसी और का लाइट गिर के नहीं आ रहा है। अब कैंडल फ्लेम देखो, खुद ही लाइट वहां से ही शुरुआत हुई ना भाई, ओरिजिन कहाँ से, तो कैंडल की फ्लेम से ही है ना। तो ये सारे प्राइमरी सोर्सेस हो गए। और आप देखो कि मैं आपको दिख रहा हूँ, आपको आपके आजू बाजू में कुछ दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इस पे लाइट गिर रहा है इसलिए दिख रहा है। अगर हम पूरा डार्कनेस कर दे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपके रूम में पूरी लाइट्स अब बंद कर दो और फिर देखो कुछ दिख रहा है क्या विदाउट टॉर्च, हाँ, तो आपको नहीं दिखेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होता है, तभी दिखता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, वो सारे सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है, सारे सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है। जो भी आपको दिखेगा, रास्ते से आपको एक जा रहा है तो बोल देना ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो राइट है, उसको गुस्सा आएगा अपन उसको समझा देना, हाँ, नहीं तो बोलना लाइट अगर हम बंद कर देंगे तो नहीं दिखेगा। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, जो खुद के नहीं होते हैं। आई बात समझ में अब। तो बच्चों आपको लिख के क्या आना है, अगर जब डिफाइन करोगे तो ऐसा कर देंगे कि दो सोर्सेस ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ, मतलब जो प्राइमरी सोर्सेस है वो इमिट करते हैं, क्या करते हैं, लाइट ऑफ देयर ओन। अब आपको डिफाइन करना तो क्या लिखेंगे, द सोर्सेस जो क्या कर रहे हैं, द सोर्सेस विच इमिट्स, द सोर्सेस विच इमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन इज नोन एज प्राइमरी सोर्सेस। अब यहाँ जो ओन है, इमिट है, अब इमिट की जगह आप डज नॉट इमिट, डू नॉट इमिट लगा दो भैया, जैसे कि यहाँ लगा दिया मैंने, तो आपका जो है ना दूसरी डेफिनेशन आपकी इधर बन जाएंगी। तो आपको क्या लिखना है कि द सोर्सेस विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अगर प्राइमरी लिखना है तो द सोर्सेस विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन is called as primary sources, और the sources which do not emit light of their own is called as secondary sources। ये भी डिफाइन आप इस तरह भी लिख के होंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं कि प्राइमरी सोर्स खुद के लाइट इमिट करते हैं, खुद ही इमिट करते हैं देयर ओन, और ये खुद नहीं करते। पर खुद नहीं करते तो फिर करते क्या है, खुद ये तो खुद इमिट तो नहीं कर रहे, फिर कर रहे क्या है,
पर ये लाइट रिसीव कर रहे हैं बच्चों। कहाँ से रिसीव कर रहे हैं लाइट? आप लाइट खुद बना नहीं रहे हैं तो भैया लगेगा तो ही। आप खाना खुद नहीं बना रहे हो तो नहीं मैं नहीं बना रहा तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना किसी से। तो इसीलिए अभी खुद तो लाइट नहीं बना रहे, दे दो थोड़ा सा। तो ये दूसरे पे डिपेंड है लाइट के लिए। तो ये रिसीव कर रहे हैं लाइट, रिसीव लाइट कर रहे कहाँ से? फ्रॉम सम अदर सोर्सेज एंड आइदर रिफ्लेक्ट और स्कैटर इट अराउंड। दूसरे सोर्सेज पे कर रहे हैं और जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर स्कैटर्ड हो रहा है, उनको लग के जा रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्सेस। एग्जाम्पल आप इसका तो आपने समझ लिया, ट्यूबलाइट, टीवी है। इसका जो एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? मून, प्लानेट। मून का खुद का लाइट नहीं है भैया। चंदा मामा भले ही आपको दिख रहा है कि लाइट वाला है, वो लाइट उसका नहीं है, वो लाइट सन का है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है। तो बच्चों ये जो है ना, ये सेकेंडरी सोर्स है। तो आपको प्राइमरी सोर्सेस में ये 3 पॉइंट भी लिखना है कि प्राइमरी सोर्सेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो 3 पॉइंट याद रख लो भैया। एक है देयर हाई टेम्परेचर की वजह से, दूसरा है इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास थ्रू देम, करंट अगर जब पास किए तब भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से भी हो रहे हैं। और तीसरा केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से भी आपको प्राइमरी लाइट प्रोड्यूस होंगे। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? आपको सबसे पहले इसमें क्या लिखना है कि बस ये लिख दिया आपने, टेम्परेचर से हो रहा है तो उसका एग्जांपल लिख दो, सन टेम्परेचर से हो रहा है, फ्लेम। और करंट पास करने की वजह से हो रहा है, टीवी में भी आपको लाइट दिख रहा है सामने, ट्यूबलाइट में भी लाइट दिख रहा है आपको, तो ये करंट पास करने की वजह से। अब करंट पास मत करो फिर थोड़ी ना दिखेंगे आपको, तो ये हो गया करंट की वजह से। और न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन फायर क्रैकर्स में होता है, या आप जो न्यूक्लियर जनरेटर्स में जो भी है न्यूक्लियर लेवल के रिएक्शन से, उसमें भी ये है, केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन से भी जो लाइट मिलेगा आपको, तो वो कौन सा रहेगा? सब प्राइमरी रहेगा। तो आपको इस तरह लिख के आना है बच्चों। सेकेंडरी में आपका सफिशिएंट है। आप एक पॉइंट बढ़ा सकते हो, ये हो गया आपकी डेफिनेशन। एग्जांपल आप क्या लिखते हो कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो भी हमें दिखता है ना, वो सारे सेकेंडरी सोर्सेज है, प्राइमरी बहुत कम है। इसलिए बोलते हैं कि इन आवर डेली लाइफ मेजोरिटी सोर्सेज क्या है भैया? सेकेंडरी है। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? एक्सटेंडेड सोर्सेज से ही है। तो ये हो गया बच्चों हमारा 2 मार्क का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों, ये लर्न कर लेना अच्छे से समझ के। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। 1 मार्क के लिए वेव फ्रंट की भी डिफाइन हमको पूछ सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन बोले तो डिफाइन बच्चों, डिफाइन ही करना है, कुछ नहीं लिखना है इससे लग, अगर से डिफाइन पूछा है तो वेव फ्रंट क्या है बच्चों? आप समझो कि कोई भी सोर्स है, इसमें हाइजन प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बच्चों एक हमारे पास सोर्स है, तो अब लाइट देखो बच्चों, इधर भी जाएंगी लाइट, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट जाएंगी। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है बच्चों, तो ये इक्वल, अब लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इक्वल टाइम में लाइट जो है ना, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। और ये सारे डिस्टेंस का अगर आप लोकस ले लो, सारे डिस्टेंस का आप क्या ले लो? लोकस ले लो, तो यही आपको देगा वेव फ्रंट। देखो बच्चों क्या है डेफिनेशन? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज, having the same phase at given instant of time. The locus of all points having the same phase at given instant of time. मतलब हर गिवन टाइम में उसका सेम फेज है और सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों। तो यही हमारा वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के टाइप, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर आपको ये समझना है, एमसीक्यूज वगैरह आपके लिए आ सकता है इस पे बच्चों। तो ये देख लो बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, आप समझ लो इसको। चार्ट से मैं इनकी तीनों की डिफाइन आपको समझाने वाला हूँ ट्रिक वे से। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब मैंने इधर एक शॉर्टकट ट्रिक्स बनाया है बच्चों कि इनमें जो है ना, प्लेन वेव फ्रंट का जो सोर्स है वो पॉइंट है, स्पेरिकल का भी सोर्स पॉइंट है, और सिलेंड्रिकल का जो सोर्स है वो लीनियर है। और डिस्टेंस के लिए देखो याद रखना, प्लेन वेव फ्रंट का इनफाइनाइट है और बाकी दोनों का फाइनाइट है। तो ये टेबल आपको याद रहना, तो आप विदाउट कंफ्यूजन आप याद रख सकते हो तीनों भी वेव फ्रंट, क्योंकि आगे हमें इन दोनों का नहीं क्या कंस्ट्रक्शन भी देखना है। तो आपको ये समझना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है और सोर्स कौन सा है। तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों कि द वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, द वेव फ्रंट ऐसा वेव फ्रंट जो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, मतलब पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट हो रहा है और डिस्टेंस क्या है उसका? इनफाइनाइट है। The wave front originating from point source at infinite distance is called plane wave front. चलो दूसरी बताओ, the wave front originating from point source at finite distance is called spherical wave front. शाबाश सारे बच्चे। तीसरी बोलो, the wave front originating from linear source at finite distance is called
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, आपको पॉइंट सोर्स चाहिए जिससे वेव फ्रंट बने और डिस्टेंस इनफाइनाइट चाहिए, तो हमारा लाइट कमिंग फ्रॉम सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया और एक वो पॉइंट सोर्स हो गया। ये प्लेन वेव फ्रंट का एग्जाम्पल। स्पेरिकल का बच्चों यहाँ पे भी आपको पॉइंट सोर्स चाहिए और डिस्टेंस पर फाइनाइट चाहिए, तो हमारी कैंडल फ्लेम एक पॉइंट सोर्स है और उसके अराउंड में क्या होता है, जो वेव फ्रंट तैयार हो रहा है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो रहा है बच्चों, ठीक है। और थर्ड नंबर है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जिसमें लीनियर सोर्स चाहिए, जैसे कि हमारी ट्यूबलाइट, सोर्स लीनियर है पर डिस्टेंस का कैसा है, फाइनाइट है, तो होगी हमारी थर्ड। तो अब बच्चों सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो देखते हैं बच्चे कितने अच्छे से आप कंसेप्ट ये टेबल समझे हो ना, तो 1 मार्क पक्का है फिर सिंगल मार्क क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज में भी। बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट, बताओ वेव फ्रंट का शेप बताओ। शेप कौन कौन से हमारे पास 3 है, ये प्लेन है, स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है, वेव फ्रंट की 3 ही शेप है। हाँ, एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सोर्स, फार नॉट फॉर, ये फार है, FAR फार बोले तो बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब जो पॉइंट सोर्स है वो फार अवे है, मतलब डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो बताओ बोला जिसका डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो डायरेक्टली वो कौन सा वेव फ्रंट आ गया, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपको क्या पूछा है, सिर्फ शेप पूछा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे शेप क्या है भैया इसका, प्लेन, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है बच्चों की, हाउ इज वेव फ्रंट रिलेटेड टू रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट का वेव फ्रंट से क्या रिलेशन है, रेज ऑफ लाइट। अब रेज ऑफ लाइट क्या है बच्चों, कि रेज ऑफ लाइट बोले तो क्या है कि जो ये देता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ये रेज ऑफ लाइट से मालूम पड़ता है, वो देता है हमें। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, जिस डायरेक्शन में, डांस नहीं कर रहा हूं, ये वेव की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होता है। देखो समझ लो, रे ऑफ लाइट क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दे रहा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है, मतलब रे ऑफ लाइट भी क्या है, वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है। ये रिलेशन आ गया उनका कि द रे ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब बच्चों हम जानेंगे हाइजन प्रिंसिपल, और उसका यूज करके हम 2 कंस्ट्रक्शन करेंगे, 2 कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, एक स्पेरिकल और एक प्लेन। ये भी बच्चों 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हाइजन प्रिंसिपल भी 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे हाइजन प्रिंसिपल। तो हाइजन प्रिंसिपल स्टेटमेंट समझने से पहले आप डायग्राम समझ लो बच्चों। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट सोर्स ले रहे हैं, सारे बच्चे बताना शेप कौन सा आएगा, पॉइंट सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस है, तो टेबल के अकॉर्डिंग वो स्पेरिकल वाला शेप तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए मैं यहाँ पे स्पेरिकल वाला शेप तैयार कर रहा हूँ, मैं ये ऑलरेडी निकाल रहा हूँ, ये ऑलरेडी निकालने की जरूरत नहीं है, ये वैसा आने वाला है, तो आप भी डायग्राम बनाते टाइम पे इस तरह बना लेना। डायग्राम बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए आप बना लेना। तो बच्चों अब क्या है, हमारा ये सोर्स यस है, और अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से जो लाइट है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, और लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो मीन्स जो लाइट पास होंगे आगे, जब वो यहाँ तो भी तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों, अब जो कोई पार्ट पे वो इंसिडेंट होगा तो जब वो बन जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये प्राइमरी है, यहाँ से लाइट निकलेंगी और ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट होंगी, तब ये बन जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये हाइजन ने बताया। तो मैं कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, मैं कुछ पॉइंट कंसिडर करने वाला हूँ, देखना आपने। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अब देखो, मैंने एक पॉइंट लिया है P, दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ Q, तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ R। अब ये डायग्राम जस्ट इमेजिनरी है, आप ऊपर ध्यान मत दो, वो इक्वल डायग्राम है इसलिए मैंने पहले बना लिया हूँ। तो P Q R ये 3 पॉइंट है। अब ये बच्चों ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट था, अब यहाँ लाइट गिरने के बाद ये हो गया सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और हाइजन के अकॉर्डिंगली कि हर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है, सेकेंडरी वेवलेट्स को तैयार करता है। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, तो वेव फ्रंट ही है, वेवलेट्स मींस वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के जो छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे वेव फ्रंट को हम वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये जो है अब PQR ये जो सेकेंडरी सोर्स हो गया, ये सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब आपको पता है वेव फ्रंट तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फिरता है, मतलब स्प्रेड होता है, पर हाइजन बोलता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में नहीं, वो ओनली फॉरवर्ड में। अब ये क्या चीज है भाई,
बाकी के वेव फ्रंट ऑल डायरेक्शन में हो रहे हैं, पर सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है मतलब वेवलेट्स है वो ओनली फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है हाइजन के साथ। ये वाला कंसेप्ट जो है ना बच्चों हाइजन का, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो लाइट है ना वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी सोर्स हो, चाहे वो सेकेंडरी वेवलेट्स हो या प्राइमरी वेवलेट्स वेव फ्रंट हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें तो ये वाला कंसेप्ट हाइजन के अकॉर्डिंग ही करना है। आप यहाँ नहीं बोलोगे कि वो बैकवर्ड में भी इफेक्टिव है। हाइजन ने बोला है ना कि ओनली फॉरवर्ड में इफेक्टिव है सेकेंडरी वेवलेट्स, तो हम भी बोल देंगे कि ओनली वो फॉरवर्ड में ही इफेक्टिव है। तो पी क्यू आर से जो वेव फ्रंट बनेगा वो फॉरवर्ड रहेगा, और वो जो हेमिस्फीयर तैयार होगा, पूरा तो स्फीयर नहीं तैयार होने वाला है, क्योंकि बैकवर्ड तो नहीं आएगा, तो हमें ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला आधा स्फीयर बनाना है। तो उसकी रेडियस कितनी लेंगे हम, ct, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे। ऐसे नहीं कि मैंने 3 पॉइंट ले तो 3 ही पॉइंट पे हो जाएगा, आप बहुत सारे भी पॉइंट्स यहाँ ले सकते हो। तो क्यों डायग्राम बढ़ा रहे हो आप जितने मिनिमम पॉइंट हो 3 सफिशिएंट है बच्चों। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इक्वल रेडियस ले लेना। अब चॉप आपके पास होगा तो आप चॉप में इतना डिस्टेंस ले लो, और एक चॉप यहाँ से घुमा दो, फिर दूसरा यहाँ रख के घुमा दो, और तीसरा यहाँ रख के, आपकी अच्छे परफेक्ट डायग्राम आ जाएंगे बच्चों। तो मेरे पास चॉप नहीं है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो फ्री हैंड से बच्चों कुछ इस तरह आ जाएगा, आपको हंसना नहीं है। तो फ्री हैंड से कुछ इस तरह ये डायग्राम मेरी बन जा रही है। तो देखो बच्चों थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि हमने सब सारे सेकेंडरी वेवलेट्स तैयार कर लिए, ठीक है। तो सारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स हमारे तैयार हो गए बच्चों। अब ये हमने क्या कौन से डायरेक्शन में इफेक्टिव बताया, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको क्या बता दिए, इफेक्टिव बता दिए हैं। अब ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो जहां जहां ये टच हो रहे हैं, मतलब ये, तो उन पॉइंट को भी हमने नाम दे दिए। इन पॉइंट को नाम देंगे हम P1, Q1, और इसको नाम देंगे हम R1। तो ये जो P1, Q1, R1 आए हैं, ये इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन हमने अब निकाले। देखो मैंने शुरुआत में निकाल लिया था, पर ये लाइन अब निकालना है, याद है बच्चों, क्योंकि आपके पास चॉप रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये जो लाइन अब नहीं आई है, जो P1, Q1, R1 को ज्वाइन कर रही है, तो ये लाइन जो है बच्चों अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स को ज्वाइन कर रही है। तो ये हमको नया वेव फ्रंट दे रही है। ये हमारा पहला वेव फ्रंट था जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से बना था, ये हमारा वेव फ्रंट। अभी जो दूसरा वेव फ्रंट बन गया, ये नया बना सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से। तो बच्चों ये याद रखना है। तो अब यहाँ से जो है ना ये प्रोपोगेशन आगे आगे हुआ, इस तरह हुआ ना प्रोपोगेशन। तो ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दिखाते हैं नॉर्मल्स, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल्स भी लेना है, n1, n2, और ये हमारा हो गया n3। तो ये जो नॉर्मल्स है बच्चों, ये हमें दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, की वेव कुछ से डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट हो रही है, वो दिखाने का काम नॉर्मल्स का है। तो 3 नॉर्मल्स हो गए, यस p n1, यस q n2, और यस r n3। तो ये हो गया बच्चों हमारा हाइजन प्रिंसिपल। अब डायग्राम आपने समझ लिए, हमारे 2 फायदे हो गए इससे, हमारा कंस्ट्रक्शन भी हो गया और प्रिंसिपल भी हो गया। देखो बच्चों प्रिंसिपल इस तरह है, आप ये पूरा मिला के एक पॉइंट में बना सकते हो, या उसको इस तरह से 3 पॉइंट में भी लिख सकते हो। जो मैंने भी एक्सप्लेन किया ना बच्चों वही है, आपको रटना नहीं है। क्या बोल रहा है कि हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हर प्राइमरी का जो पॉइंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे रहने वाला हर एक पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, और वो इमिट क्या कर रहा है, सेकेंडरी लाइट वेव, सेकेंडरी लाइट वेव को इमिट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। और कौन से डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की ही स्पीड से। अब ये जो नई वेव फ्रंट बनी हमारी, न्यू वेव फ्रंट जो बनी थी, ये वाली न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द इनवलप ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट। इसका हमने क्या बनाए, सेकेंडरी वेवलेट का एक इनवलप बनाए ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन लिए, क्योंकि अब बैकवर्ड डायरेक्शन क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है बच्चों। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है कि द वेवलेट ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज इनइफेक्टिव, कि वो इनइफेक्टिव नहीं है। ये हो गया स्टेटमेंट। 1 मार्क के लिए अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट आया बच्चों, तो आपको ये लिखना है। आप सोच रहे हो इतना बड़ा 1 मार्क के लिए, आसान है, आप डायग्राम पर से लिख सकते हो बच्चों। अब एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए हमें, कि आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है, स्पेरिकल और प्लेन, 2 में से एक आएगा, आपको सिलेंड्रिकल नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। हमारे सिलेबस में 2 ही कंस्ट्रक्शन हमें है, एक है प्लेन वेव फ्रंट का और एक स्पेरिकल का है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ऑलरेडी हमारी डायग्राम बन गई, यही डायग्राम रहेंगी स्पेरिकल वेव फ्रंट की। बच्चों आपको डायग्राम कैसी निकालना है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ। अब डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो बच्चों। अब ये चॉप से निकालोगे ना तो ये प्रॉपर दिखेगा, अच्छा दिखेगा।
तो बच्चों अब आपको क्या करना है, पहला पॉइंट क्या लिखना है कि ये लिखना है कि जो हमारी स्पेरिकल वेव फ्रंट बनती है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि स्पेरिकल वेव फ्रंट बनती कैसे है। तो आपको सोर्स कौन सा लगेगा, पॉइंट लगेगा, डिस्टेंस कौन सा लगेगा, आपको फाइनाइट लगेगा, हमारे टेबल में है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका आसानी से। तो आप लिख लेंगे पहला पॉइंट कि स्पेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म व्हेन सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, फाइनाइट डिस्टेंस से है, और सोर्स कैसा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जहां से वो देख रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आया, पॉइंट सोर्स नहीं आया, पर हमें ये भी पता है कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स लगेगा, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो पॉइंट को, ठीक है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे यस क्या है, यस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, जिसने ये क्या बनाया, उसकी एक वेव फ्रंट बनाया, और ये वेव फ्रंट में के पी क्यू आर क्या है, कुछ पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स क्या एक्ट होंगे एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोल के ये एक्ट होंगे, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यों बैकवर्ड इफेक्टिव नहीं है। तो ये बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट देखो, लेट यस बी द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन एयर, PQR represent the spherical wavefront at any instant. The wavefront PQR act as primary wave. ये हमारी पहली वाली वेव है। अब इस पर से जो दूसरी वाली बनी हमारी P1 Q1 R1 वो हमारी सेकेंडरी वेव से। तो अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन ने बताया है कि ऑल पॉइंट्स ऑन PQR, ये जो PQR जो पूरी रे है, PQR पर तो हम 3 पॉइंट नहीं, यहाँ पे हम पूरी रे को कंसिडर कर रहे हैं। पूरी रे पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्स है, और वो क्या इमिट करेंगे, वो सेंड करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन इफेक्टिव नहीं है। ये भी पॉइंट आपको बेटा मन से ही लिखना है, आपको रटना नहीं है। अब आगे चलो, अब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे ये जो है ना PQR को हमको सेंटर लेके कितना डिस्टेंस लेना है, CT डिस्टेंस लेके हेमिस्फीयर ड्रॉ करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड फिर से इफेक्टिव नहीं है। तो यही पॉइंट बच्चों चौथा बन गया, देख लो आप पढ़ लो, कुछ नया नहीं है। एक बार डायग्राम समझ गए ना, तो डायग्राम के ऊपर से ही आपको लिखना है। फिर से बता रहा हूँ कि लर्न नहीं करना है, कितना लर्न करोगे आप, तो डायग्राम के ऊपर से। अब बच्चों देखो अगला जो पॉइंट है, आपको ये लिखना है कि कुछ तो टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो आफ्टर टाइम स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी टाइम के बाद में ये जो हमारी नई वाला जो इन्वॉल्व को ज्वाइन करने वाली जो हमने लाइन निकाले P1 Q1 R1, ये हमारी न्यू वेव फ्रंट है जो P1 Q1 R1 से पास हो रही है, ये वाला पॉइंट है। तो हमने क्या करी, सरफेस टेंजेंशियल दो, मतलब ये जो सारे सेकेंडरी हेमिस्फीयर है ना, इनको टेंजेंशियल एक सरफेस हमने निकाला, और वो कहाँ से पास हो रहा, इस पासिंग थ्रू P1 Q1 R1, ये लिखना है आपको बच्चों। अब देखो हमने 3 नॉर्मल्स लिए थे, कौन कौन से लिए थे, यस P N1, यस Q N2, यस R N3, वो लिखा है। और ये कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, और नॉर्मल्स हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देगा, वो यहाँ लिखा है बच्चों। और ये जो है PQR P1 Q1 R को पैरेलल है, ये लास्ट वाली लाइन में लिखा है बच्चों। तो समझ लो अच्छे से, इसको रटना नहीं है, इसी तरह आपको लिख के आना है एग्जाम में, बस डायग्राम बनाना है बच्चों, और ये पॉइंट्स आपको लिखना है। अगर आप ये 6 पॉइंट में से कुछ भूल जाओ, कुछ आगे पीछे हो जाए, तो कोई आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ डायग्राम के ऊपर से जो जो आपको याद आएगा वो लिख के आना है आपके ओन लैंग्वेज में। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और अब बच्चों हमें नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो बनाना है, हो गया स्क्रीनशॉट, वो है प्लेन वेवफ्रंट का। देखो प्लेन वेवफ्रंट का बनाने के लिए कितना सिंपल चीज है, मैं बदलने वाला क्या हूँ वो देख लो आप। मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में प्लेन की जगह बच्चा करने वाला, स्पेरिकल की जगह करने वाला हूँ प्लेन। अब देखो बच्चों चेंजेस कहाँ होंगे, मैंने वहाँ प्लेन कर दिया, तो प्लेन करने के बाद सबसे पहले बदलेंगे बच्चों डायग्राम। तो डायग्राम सारे बच्चे मेरे साथ डायग्राम बना लो, नोटबुक आपके पास हो तो निकाल लो। तो डायग्राम बच्चों देखो क्या करना है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, प्लेन के लिए देख लो हमारा चार्ट, इसके लिए डिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा, और सोर्स फिर से पॉइंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर से हमारी ये प्राइमरी वेव फ्रंट है पहली वाली, तो इस पे कुछ पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेंगे, ये वाले हैं। सोर्स तो इनफाइनाइट पे दिखाना भी नहीं है यहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है। और बच्चों अब यहाँ से क्या होंगे, फिर से आपको क्या करना है, चॉप लेना है, इक्वल उसमें एक डिस्टेंस लेना है CT, जो आपको लेना है आप ले लो, CT डिस्टेंस ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लेना है बच्चों। तो CT डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है, फिर से हेमिस्फीयर निकालना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, निकाल दिया आपने हेमिस्फीयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फिर क्या करना है, इनको वही वाली अपनी मेथड ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर ली। तो ये जो पॉइंट्स है आपके सेंटर वाले, तो ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स थे इनको आप नाम दे दो, इनको नाम दे दो PQR, और इनको क्या नाम देंगे आप, P1 Q1 R1। और ये रेडियस कितनी हो जाएंगी बच्चों, एज यूजुअल CT हो जाएंगी।
और ये क्या रहेंगे आपके नॉर्मल्स, n1 n2 n3। फिर से कंसेप्ट बच्चों वही है, कुछ नहीं बदला। पी क्यू आर क्या है हमारे, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो गए, इसलिए इन्होंने हेमिस्फीयर को ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड किया, बैकवर्ड इफेक्टिव नहीं है हाइजन के अकॉर्डिंग। तो फिर ये जो हेमिस्फीयर आए हमारे P1 Q1 R1, ये पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिए टेंजेंट निकाल के, तो ये हमारा नया वेव फ्रंट हो गया। बच्चों थ्योरी में देखो कुछ नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा देखो क्या क्या बदलेगा। पहला पॉइंट क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म। तो आपका स्पेरिकल है क्या, ये नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लेन। तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट, बोलो बड़ा, फाइनाइट आएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेट यस बी दी जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन एयर है, ये पॉइंट आप रहने भी दे तो चलेगा बच्चों, ये पॉइंट रहने दो। आप डायरेक्ट यहाँ शुरुआत करो कि पी क्यू आर रिप्रेजेंट स्पेरिकल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपका प्लेन, प्लेन आ गया। स्पेरिकल की जगह क्या आ गया आपका, इसको मैं गैप कर दे रहा हूँ, स्पेरिकल की जगह आपका आ गया प्लेन। एट एनी इंस्टेंट द वेव फ्रंट पी क्यू आर एक्ट एज प्राइमरी वेव, बराबर है अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, ऑल पॉइंट्स पी क्यू आर, ये भी बिल्कुल बराबर है बच्चों। वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट विल बी इन्वॉल्विंग हेमिस्फीयर। आप बोलेंगे यहाँ पे प्लेन नहीं करना है, यहाँ हेमिस्फेरिकल ही रहेंगे वो, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे बच्चों कोई चेंजेस नहीं है। तो सरफेस टेंजेंशियल टू ऑल हेमिस्फीयर, ये भी सेम, ये भी आपका, यहाँ सिर्फ ये आपका जो टेंजेंट है ना, यहाँ यस नहीं दिख रहा है, तो आपको ये नाम बदलना है। क्या नाम बदलेंगे हम, P1N1, P1N1, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों Q1 N2, यहाँ हो जाएगा R1 N3, बाकी सब सेम है। देखो कितने चेंजेस किए बच्चों हमने, थोड़े से चेंजेस किए, पूरी थ्योरी एज इट इज है, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा सा बच्चों चेंजेस हुआ है, ठीक है। कुछ एक अंदर जगह प्लेन की जगह स्पेरिकल नहीं हो तो आप देख लो, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, सारा आपको इस तरह लिख के आना है एग्जाम में। इतना सिंपल सा वे ऑप्टिक्स से डरना नहीं है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।